हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है विपाक। तो हम सबसे पहले विपाक की उत्पत्ति देखते हैं। इसकी भी उत्पत्ति है कि विपाक शब्द जो है कि वि उपसर्ग पच धातु और घंज प्रत्यय से मिलकर विपाक शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होना, परिणाम, पकना या कर्म का फल। फिर इसकी निरुक्ति देखते हैं। इसकी निरुक्ति में बताए हैं, एक कोटेशन दिया है कि विशिष्टः जरण निष्ठा काले रस विशेषस्य पाका प्रादुर्भावः विपाका। इसका अर्थ होता है कि पाचन क्रिया के अंत में जो विशिष्ट रस उत्पन्न हो उसे विपाक कहते हैं। पाचन के निष्ठा अर्थात अंत समय में होने से इसे निष्ठापाक भी कहा जाता है। मतलब विपाक का दूसरा नाम निष्ठापाक है, या इसे पर्याय भी कह सकते हैं। अब हम विपाक की परिभाषा देखेंगे। विपाक की परिभाषा में बताया है कि जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो रस अन्य रस उत्पन्न हो उसे विपाक कहते हैं। अब अलग अलग आचार्यों ने विपाक की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले चरक ने बताया है कि विपाकः कर्म निष्ठाया, जिसका अर्थ होता है विपाक का ज्ञान विपाक का ज्ञान कर्म या कार्य से होता है, जिस अर्थात आहार आदि के पाचन पर दोष धातु की वृद्धि अथवा क्षय वृद्धि लक्षण से जाना जाता है। मतलब चरक ने विपाक को कर्म निष्ठया, विपाक का ज्ञान कर्म से बताया है। नेक्स्ट, शिवदास सेन के अनुसार उन्होंने भी विपाक की अपनी एक परिभाषा बताई है, जिसका कोटेशन है कि अवस्था पाक अपेक्षया विशिष्टः पाकः विपाकः। अवस्था पाक अपेक्षया विशिष्टः पाकः विपाकः। अवस्था पाक की अपेक्षा विशिष्ट पाक ही विपाक बताया है। अब नागार्जुन ने भी एक परिभाषा दी है, जिसको बताते हुए उन्होंने बोला है कि विपरिणाम लक्षणों विपाकः। द्रव पाचन के बाद जो परिणाम दिखाई देता है वह विपाक है। अब विपाक की परिभाषा के बाद इसमें अवस्था पाक के बारे में बताया है, जिसका अर्थ नीचे बताया गया है कि अवस्था पाक पाचन के मध्य होने वाली तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। अवस्था पाक या प्रपाक। अवस्था पाक को प्रपाक भी कहा जाता है। आहार पाचन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अवस्था पाक जो होता है आहार के पाचन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो पाक नाड़ी या फिर महास्रोतस या विभिन्न भागों में संपन्न होती हैं। इसके पश्चात अवस्था पाक के भेद बताए हैं, जिसमें पहला है मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। अब हम इसकी तीनों अवस्था पाक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मधुर अवस्था पाक बताया है। इसमें बताया गया है कि यह अमाशय की ऊर्ध्व भाग में संपन्न होती है। इससे कफ की वृद्धि होती है। अब कफ की वृद्धि क्यों होती है? तो आहार से दोषों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रसंग में लघु भागवत और लघु भागवत जो हैं अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि 6 रसों वाला आहार प्रथम मधुर होकर फैनभूत झागधार कफ की उत्पत्ति करता है। जब जो आहार होता है वो सबसे पहले मधुर होकर फैनभूत झागदार कफ की उत्पत्ति करता है, इसलिए इस अवस्था पाक में कफ की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अम्ल अवस्था पाक, जो कि अमाशय के अधोभाग से गृहिणी के पित्तधारा कला में संपन्न होती है। इसमें पित्त की वृद्धि होती है। अब इसमें पित्त की वृद्धि होती है। अब इसमें आगे बताया है कि प्रथम अवस्था पाक के उपरांत अमाशय में द्वितीय अवस्था पाक होता है। इससे समस्त अन्य अऊर्ध्वपक्व एवं विदग्ध होकर अम्ल रूप में हो जाते हैं। अर्धपक्व एवं विदग्ध होकर अम्ल रूप में हो जाते हैं। इस अवस्था में आहार पच्यमान अवस्था में रहता है, अर्थात इसका कुछ अंश अपक्व रहता है। पच्यमान अवस्था का अर्थ बताया है कि वह अन्न जो कि कुछ अंश रूप में अपक्व हो, थोड़ा पका हुआ और कुछ अपक्व हो, उसे अपच्यमान कहा जाता है। फिर विदग्ध या फिर पच्यमान आहार अम्ल रस प्रधान होने से इसे अम्ल अवस्था पाक कहा जाता है। नेक्स्ट है कटु अवस्था पाक। इसमें बताया ये कि पक्वासन में संपन्न होगा। इसमें वायु की वृद्धि होगी। अब जो इसमें बताया गया है कि जो पाचन की अवस्था में
जो पित्तधरा कला और गृहिणी में अन्न का पाचन सार व किट्ट भागों में विभाजित हो जाएगा। सार भाग का अवशोषण होगा, उसके उपरांत किट्ट रूप में परिवर्तित हो जाएगा सार भाग अन्न जो है, और वह आहार जो होगा वो पक्वाशय या फिर स्थूलांत में पहुंचता है। अब स्थूलांत में क्या होगा, यहाँ पे स्थूलांत में अग्नि की क्रिया होगी और इसका शोषण, स्नेहन एवं क्लेदन, पाचन एवं ग्रहण होगा। इसके बाद बताया है कि इसके परिणाम स्वरूप मल का किट्ट भाग, जो मल होगा सार भाग का, जो शोषण के पश्चात जो किट्ट भाग बचेगा वह जो रहेगा कटुरस एवं पिंड रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसमें अब आगे बताया है कि यह निस्सार हुआ आहार अपनी रूक्षता एवं कटुरसता के से वात की वृद्धि करेगा और इसी से इसे कटु अवस्था पाक कहा जाता है। नेक्स्ट है अवस्था पाक और विपाक में अंतर। इम्पॉर्टेंट है, यह यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आ सकता है। अवस्था पाक को ही प्रपाक कहते हैं और विपाक को निष्ठा पाक कहते हैं। तो अवस्था पाक के बारे में बताया है कि अवस्था पाक महास्रोतस की अवस्था अनुसार होने वाला आवस्थिक परिणाम है। फिर वैसे ही जो है विपाक बताया है कि यह जठराग्नि व्यापार के समाप्त होने पर रसों का अंतिम परिणाम है। फिर अवस्था पाक यह भुक्त द्रव का प्रथम पाक अवस्था पाक है। नेक्स्ट जो विपाक है भुक्त आहार का अंतिम पाक विपाक है। तो प्रथम पाक जो होता है वह अवस्था पाक है और अंतिम पाक है विपाक। नेक्स्ट है कि यह अमाशय पश्चिमाशय पक्वाशय में संपन्न होता है, क्या, अवस्था पाक। और विपाक होता है यह रस धातु में सार भाग और किट्ट भाग में पृथक होते समय संपन्न होता है। वैसे ही अवस्था पाक बताया है कि मूल रूप से दोष जो हैं वात पित्त कफ की उत्पत्ति करेंगे और जो विपाक है धातु रूप में दोषों की उत्पत्ति करता है। जो अवस्था पाक होता है यह प्रत्यक्ष गम है और विपाक जो होता है अनुमान गम्य होता है। नेक्स्ट है विपाक के भेद। विपाक में 4 भेद विपाक के बताए गए हैं। पहला है द्विविध विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद, पंचविध विपाकवाद और षड्विध विपाकवाद। सबसे पहले हम यहाँ पे द्विविध विपाकवाद देखेंगे। द्विविध विपाकवाद को भूत विपाकवाद या फिर गुण विपाकवाद भी कहते हैं। इसमें जो सिद्धांत का आधार है पंचभूत सिद्धांत और गुरु लघु सिद्धांत के बारे में बताएं। इसके प्रमुख मतानुयायी कौन कौन से धन्वंतरी संप्रदाय जिसमें सुश्रुत नागार्जुन आदि आते हैं। मतानुयायी जो हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत का वर्णन किया है कि आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यों का विपाक 2 प्रकार का बताया है। सुश्रुत के अनुसार विपाक 2 प्रकार के होते हैं, गुरु विपाक और लघु विपाक, जिसमें बताया है पृथ्वी और जल महाभूत गुरु और अन्य 3 महाभूत लघु हैं। अतः विपाक में महाभूत की प्राधान्यता के अनुसार गुणों की दृष्टि से यह वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट विपाक है त्रिविध विपाकवाद। त्रिविध विपाकवाद में बताया है कि इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है रस विपाकवाद, इनके सेकंड नाम जो है। फिर इसका सिद्धांत है षड्रस सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत में बताया है। मतानुयायी आत्रेय संप्रदाय है जिसमें आत्रेय, पाराशर, बागभट्ट और वृद्धभागवत आते हैं। सिद्धांत का वर्णन है कि कटु तिक्त कषाय रस का विपाक जो है कटु होता है और अम्ल रस का अम्ल विपाक है। मधुर एवं लवण का विपाक जो है मधुर होता है। फिर आता है पंचविध विपाकवाद। पंचविध विपाकवाद का सिद्धांत का आधार है पंचभूत सिद्धांत, जिसके मतानुयायी सुश्रुत, शिवदास शैन और चक्रपाणी है। सिद्धांत का वर्णन बताया है कि शरीर पंचमहाभूतात्मक है, आहार भी पंचभौतिक होते हैं, अतः द्रव्य के विपाक भी इस प्रकार ही 5 प्रकार के होते हैं। पंचविध विपाकवाद के अनुसार इन्होंने विपाक को 5 प्रकार के इसके बाद देखेंगे कि महाभूत की अधिकता में विपाक जो हैं 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। पार्थिवाप्य, तेजस, वायव्य और आकाशी, ये 5 प्रकार के विपाक बताए हैं। नेक्स्ट है षड्विध विपाकवाद। षड्विध विपाकवाद 2 प्रकार से बताया है। कौन कौन सा? पहला है यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। सबसे पहले हम यथारस विपाकवाद देखेंगे, जिसका सिद्धांत का आधार है षड्रस सिद्धांत। इसके मतानुयायी सुश्रुत योगेंद्र नाथ सेन जी हैं।
इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि रस के समान ही विपाक होते हैं, अतः मतलब जितने रस होंगे उतने ही विपाक होंगे। फिर नेक्स्ट है अनियत विपाकवाद। अनियत विपाकवाद के सिद्धांत का आधार है कि द्रव्यों के पाचन काल में प्रधान जो है रस बताया है। इसके प्रमुख मत अनुयायी हैं। मत अनुयायी कौन कौन से हैं? सुश्रुत, शिवदास जैन और वृद्धभागवत। इनका सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताया है कि अनियत विपाकवाद को ही असंगत मानते हैं। यह अनियत विपाकवाद को असंगत मानते हैं क्योंकि अनियत विज्ञान जो है शास्त्र, अनियत विज्ञान को शास्त्र मानता ही नहीं है, तो इसे अनियत विपाकवाद असंगत। अब हम देखते हैं विपाक के गुण और कर्म चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने विपाक के गुण और कर्म बताए हैं। हमने पिछले विपाक के भेद देखते हुए विभिन्न प्रकार के विपाकों के बारे में देखा, जिसमें द्वैध विपाक हैं, 2 प्रकार के विपाक, कुछ आचार्यों ने 3 प्रकार के, कुछ आचार्यों ने 5-6 प्रकार के तक विपाक बताए हैं। परंतु हम यहाँ पे 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही विपाक के बारे में बात करेंगे। पहला है मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। हम इसके दोष कर्म, गुण कर्म देखेंगे। तो सबसे पहले है मधुर विपाक। मधुर विपाक में जो है गुण गुरु बताए हैं। यह कफ का वर्धन करेगा, शुक्र वर्धन करेगा, षष्ठ भिंड मूत्र होगा। इसका मल जो, इसमें अम्ल विपाक बताया है जो कि जिनका गुण है लघु। दोष कर्म पित्त का वर्धन, धातु कर्म शुक्रनाशन और मल कर्म षष्ठ भिंड मूत्र होगा। कटु विपाक, इसका गुण है लघु। दोष कर्म वात वर्धन, धातु कर्म शुक्रनाशक और बिंड मूत्र इसका मल कर्म है। अब आचार्य सुश्रुत ने जो कि 2 प्रकार के विपाक बताए हैं, कौन कौन से? गुरु विपाक एवं लघु विपाक, जिनमें इनका दोष कर्म बताया है कि गुरु विपाक जो होता है कफ वर्धन होता है, वात पित्तग्न होगा। फिर आता है मल कर्म, इसका षष्ठ भिंड मूत्र है। फिर आता है लघु विपाक है, इसका लघु विपाक कफ अग्न होगा, वायु कोपक होगा और बद्ध भिंड मूत्र होगा। नेक्स्ट विपाक की उपलब्धि अथवा ज्ञान या फिर ज्ञान कि विपाक का ज्ञान हमें कैसे होगा। विपाक के ज्ञान के लिए बताया है कि शरीर के भीतर आवश्यक पाकों के बाद विपाक की प्रक्रिया होने से इसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इसमें बताया है कोटेशन की विपाक कर्मनिष्ठया, अतः इसका ज्ञान पाक क्रिया के परिसमाप्ति पर उत्पन्न कर्मों के आधार पर अनुमान के अनुसार किया जाता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि जो विपाक का ज्ञान होगा अनुमान के आधार पर होगा और कर्म के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें कोटेशन में बताई थी कि विपाक कर्म निष्ठाया। नेक्स्ट है रस एवं विपाक में अंतर, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि रस जो होता है, अब इसमें बताया गया है कि रस रसेंद्रिय का विषय है और विपाक में बताया है कि विपाक परिणाम लक्षण गुण को विपाक कहते हैं, अर्थात जठराग्नि की क्रिया के बाद रसों का अंतिम परिणाम विपाक है। रस का क्षेत्र अवस्था पर जो विपाक है, विपाक का क्षेत्र अवस्था पाक के बाहर से प्रारंभ होता है। अब रस के कर्म स्थानिक और सार्वदैहिक दोनों होते हैं। विपाक के कर्म केवल सार्वदैहिक होते हैं, यह स्थानिक नहीं होते। अगला बताया है कि शरीर कर्म और इंद्रिय सभी रसों के कर्म अधिष्ठान हैं। अब विपाक के कर्म केवल शारीरिक होता है।